नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज का 8th टेस्ट और इसके टॉपिक्स थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए सेशन स्टार्ट किया जाए। ये सेशन है इस मिशन के तहत पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रीदिंग इज करेक्ट। ब्रीदिंग के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रीदिंग ओनली सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर प्लांट्स टू मेक फूड। तो फूड प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस चाहिए प्लांट्स में, तो ये गलत हो गया। ओनली सप्लाइज ब्रीदिंग वैसे भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करेगा, CO2 एक्सचेंज भी होगा, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ब्रीदिंग हेल्प्स रिलीज एनर्जी स्टोर्ड फूड बाय ऑक्सीडेशन। तो ब्रीदिंग इसमें हेल्प करेगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये स्टेटमेंट सही है। ओनली एनिमल्स ब्रीद नॉट प्लांट्स और माइक्रोब्स, ये भी गलत हो गया। प्लांट्स भी ब्रीद करते हैं बट स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें नहीं है, तो ये भी यहाँ पर गलत नॉट की वजह से। ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोड्यूसेस ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करेगा, यूटिलाइज करता है ये। अगर यूटिलाइजेज होता तो ठीक था। तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, और इसका पेज नंबर देख लें तो ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 153 से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ग्रीन प्लांट्स विच सेल्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए चाहिए लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन चाहिए पिगमेंट्स। तो ऑल प्लांट सेल्स, ओनली सेल्स इन रूट्स, ओनली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स यूजुअली इन द सुपरफिशियल लेयर, ऑल लीफ सेल्स रिगार्डलेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो गलत हो गया, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वगैरह पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओनली सेल्स इन रूट्स गलत, ऑल प्लांट सेल्स ये भी गलत, सारी प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ओनली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, और ये यूजुअली कहाँ पर है, सुपरफिशियल लेयर्स में। मोस्टली किसमें फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कौन सा है, लीफ, और लीफ में जो मीजोफिल होता है ग्राउंड टिश्यू जो इसका है, यहाँ पर सेल्स जो होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट है मेनली। तो इनकी पोजीशन कैसी है, सुपरफिशियल है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट थर्ड। पेज नंबर है इसका अगेन 153। नाउ नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। इन यूकैरियोट्स photosynthesis takes place in chloroplast while cellular respiration occurs in the cytoplasm and mitochondria। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर देखा जाए यूकैरियोट्स में तो ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पर लिंक रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद फिर ईटीएस, जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बनते हैं वो ईटीएस में जाकर के यूटिलाइज होंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये साइटोप्लाज्म में है, और बाकी का जो कंपोनेंट्स हैं इसके लिंक रिएक्शन, कैप साइकिल, ईटीएस, इनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में ये सही है। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट्स, ये गलत है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं लेकिन प्रोटीन और फैट्स भी यूज हो सकते हैं। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स आफ्टर डीअमाइनेशन ये फिर ग्लाइकोलिसिस में या फिर क्रेब साइकिल में एंटर कर सकते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, और एटीपी एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर होते हैं 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स, इसमें से 2 जो हैं वो टर्मिनल वाले जो हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, ये डाईफॉस्फेट, और ये ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो 2 टर्मिनल हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। तो जब ये टूटते हैं एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज किया जाएगा, ये सही है स्टेटमेंट। ये गलत है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ये पहले एटीपी में कन्वर्ट होती है, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी में कन्वर्ट होगी, उसके बाद इसको फिर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पूछा क्या गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए।
तो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है, 1 एंड 4 करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, थर्ड। नाउ वी सी इट्स पेज नंबर यहाँ पर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 154 से ये फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why glucose is oxidized in several small steps during respiration instead of in a single step? तो why glucose is oxidized in several small steps, ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये 10 स्टेप्स में होगी, इसके बाद फिर लिंक रिएक्शन के बाद फिर क्रेब साइकिल, देन ईटीएस। तो ये इतना क्यों है? तो टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिलीज तो यहाँ प्रिवेंट नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टू इंश्योर दैट एनर्जी कैन बी कैप्चर्ड इन ए यूजेबल फॉर्म रादर देन लॉस्ट एंटायरली एज हीट, तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स में हो रही है इसका रीज़न यही है कि छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी जिसको एटीपी में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। टू अलाउ ऑक्सीजन टू बी स्टोर्ड इन प्लांट सेल्स, तो ऑक्सीजन स्टोर नहीं होती है। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ये बाई प्रोडक्ट वाटर यहाँ पर बनेगा, इसका फॉर्मेशन अवॉइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का सेकंड। पेज नंबर है इसका 154। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स बैक्टीरियल न्यूट्रिशन? तो ये बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर क्या है? ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, सारे के सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक, तो ये गलत है। मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है, ऑल यहाँ पर गलत है। बैक्टीरिया लैक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है एज ए ग्रुप, इंडिविजुअल बैक्टीरिया नहीं बट एज ए ग्रुप। मोनरन्स जो है ये मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, तो गलत। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक आइदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, तो सम बैक्टीरिया कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक हैं, तो ये ठीक है। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, इसको यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। और ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पर जो लाइट है उसको यूज किया जाता है। और फोटो ऑटोट्रॉफिक फिर दो टाइप के, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो कहलाते हैं ऑक्सीजनिक, ये हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं, ये हो गए हमारे ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पेज नंबर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन ग्लाइकोलिसिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग, एटीपी खर्च कब होती है? तो एटीपी यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और 10th स्टेप, फर्स्ट और थर्ड में ये यूटिलाइज होती है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, यहाँ पर एटीपी फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगी, वो ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहला तो ये हो गया। तीसरा जो होता है यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उसके बाद आइसोमराइजेशन वाला स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर जो तीसरा स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, तो ये तीसरा स्टेप। यहाँ पर भी एटीपी खर्च होती है, तो 2 एटीपी इस तरह से यहाँ पर टोटल खर्च हो जाती है। 7वें और 10वें स्टेप में यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो टोटल यहाँ पर 4 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं, तो नेट गेन हो जाता है 2 एटीपी का। तो ये आंसर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही सही दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन सही है, 6 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है फर्स्ट
स्टेप, ये यहाँ पर थर्ड स्टेप, ये सेवेंथ और ये 10th। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है, और दूसरा जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे +2 ATP और यहाँ पर भी +2 ATP 10वें स्टेप में भी। यहाँ पर एक ATP खर्च होती है, यहाँ पर भी एक ATP खर्च होगी। बाकी ये जो यहाँ पर NAD2H बनता है ये ETS के थ्रू देगा, तो मतलब ये इनडायरेक्ट ATP प्रोड्यूस करेगा। 2 NAD2H बनते हैं तो टोटल यहाँ पे +6 ATP, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। Now question number 7. The step in glycolysis where NAD2H is formed involves, तो NAD2H conversion of 3-phosphoglyceraldehyde to bis-phosphoglyceric acid। एल्डिहाइड से जब एसिड बनेगा तो ये ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होती है, और हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आएगा NAD+, और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD2H में, NADH+H+ आइन। तो ये यहाँ पर पहला ही सही दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टू बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 7th का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर इसका है 156। यहाँ पर दिया हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक ही चीज है, 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनता है ये NAD2H। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन भी होता है S3PO4 के फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो एक मॉलिक्यूल से पूछा गया है, तो एक मॉलिक्यूल से टोटल जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 4, ये 7th स्टेप में और 10th स्टेप में। जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब यहाँ पर डायरेक्ट ATP प्रोड्यूस होती है। ADP से ये ATP के फॉर्म में, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो हटेगा, ADP उसको एक्सेप्ट करेगा, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट व 10वां वाला जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये किस में कन्वर्ट होता है, जब पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव होगा और ADP के साथ एक्सेप्ट करके बन जाएगा ATP। तो पूछा गया था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज, तो इनमें चूंकि ETS का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विदाउट ETS जितने भी ATP बनेंगे वो कहलाते हैं डायरेक्ट, ETS इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें प्रोड्यूस पूछा गया है, सिंथेसाइज, तो सिंथेसाइज होंगे 4। आंसर करेक्ट है सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था इसका 156। द इमीडिएट फेट ऑफ पायरुवेट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस डिपेंड्स मेनली ऑन। पायरुवेट का इमीडिएट फेट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ये किस पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर ऑफ द सेल, pH ऑफ द साइटोप्लाज्म, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल, सेलुलर मेटाबॉलिक नीड्स। सेलुलर मेटाबॉलिक नीड्स कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन के थ्रू, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर जाता है क्रेब्स साइकिल में, और यहाँ पर जो रिड्यूस कोएंजाइम्स वगैरह बनते हैं वो जाते हैं ETS में। पायरुविक एसिड के बाद फिर नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर ये किस में जाएगा, ये अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, तो फर्मेंटेशन, और ये दो तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक वाला 2 स्टेप में होगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन 1 स्टेप में होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो ये डिपेंड करेगा सेलुलर मेटाबॉलिक नीड्स पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर था इसका ये 156। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज से शुरू किया गया है और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और ये यहाँ पर लास्ट स्टेप
तो यहाँ पर बनेगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से फिर यहाँ पर फर्मेंटेशन, ये NAD2H जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है, बनेगा सिंगल स्टेप में लैक्टिक एसिड। यहाँ पर दो स्टेप दिखाए गए, तो इसमें बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2, और यहाँ पर ए पूछा गया है, ए क्या होगा, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और NAD प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जो रिमूव होगी वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD2H में। तो यहाँ पर 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, लैक्टिक एसिड सी दिया हुआ है, पायरुविक एसिड गलत है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बी पायरुविक एसिड, सी लैक्टिक एसिड। तो बी यहाँ पे पायरुविक एसिड सही है, सी लैक्टिक एसिड भी सही है, बी पायरुविक एसिड, सी एथेनॉल, डी लैक्टिक एसिड। सी यहाँ पर एथेनॉल नहीं है, सिंगल स्टेप में दिखाया हुआ है, ये गलत है, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 10th का करेक्ट आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू इट्स पेज नंबर, तो पेज नंबर है इसका 157। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताना है। एटीपी इज यूटिलाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये सही है, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, 6 पोजीशन पर फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट कौन डोनेट करेगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। एंजाइम होता है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज। एटीपी इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी सही है। जब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहली पोजीशन पर, और तीसरे पोजीशन पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो एडीपी एक्सेप्ट करती है और कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। तो एटीपी सिंथेसाइज, ये सही दिया हुआ है। NAD2H is formed when phosphoglyceraldehyde is converted to bis phosphoglyceric acid. NAD2H is formed when phosphoglyceraldehyde is converted to bis phosphoglyceric acid. तो यहाँ पर NAD2H बनेगा, सही है ये भी, क्योंकि ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। ग्लिसरल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो ये ऑक्सीडेशन से बनता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन NAD प्लस एक्सेप्ट करता है, NAD2H में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज कैन नॉट डायरेक्टली एंटर ग्लाइकोलिसिस विदाउट फर्स्ट बीइंग कन्वर्टेड टू सुक्रोज, ये गलत है। ये कन्वर्टेड टू सुक्रोज, सुक्रोज जो से फ्रक्टोज बनेगा, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सही है, 4th यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर होगा 11th का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर इसका 156। इन ग्लाइकोलिसिस the splitting of fructose 1,6-bisphosphate produces 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो ये सही दिया हुआ है, 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज शुगर बनती है 3 कार्बन की, और इनके नाम है तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, शॉर्ट में लिखते हैं DHAP। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसी को क्लीवेज बोला जाएगा, इस स्टेप को एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट कन्वर्जन जनरेट्स ATP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, ठीक है। यहाँ पर भी जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव होगा, ADP एक्सेप्ट करेगी और ATP का प्रोडक्शन होगा। लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, तो सेकंड भी सही है। टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सिंथेसाइज पर ग्लूकोज इज 10। तो ये 10 नहीं, यहाँ पर कितने सिंथेसाइज होते हैं, 4, पीछे हम लोग आंसर कर चुके हैं। पायरुवेट्स मेटाबॉलिक फेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल्स एनर्जी नीड, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली, आंसर होगा सेकंड, 12th।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर था इसका 156। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन pyruvic acid is converted into ethanol and CO2 under anaerobic condition। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर देखा जाएगा तो पायरुविक एसिड, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अंडर एनारोबिक कंडीशन, ये सही दिया हुआ है। दो स्टेप में होता है। पहले यहाँ पर पायरुविक एसिड से बनेगा CH3COCOOH, ये पायरुविक एसिड। यहाँ से बनता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिमूवल हो जाता है, CO2 यहाँ से रिमूव होती है। एंजाइम यूज होगा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। इसके बाद इसका रिडक्शन होता है, NAD2H आएगा जो ग्लाइकोलिसिस में बना था, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो ये सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। और एंजाइम्स पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। तो एंजाइम्स के नाम तो सही दिए हुए थे, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन ये लैक्टिक एसिड नहीं, ये क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल। तो असर्शन सही है बट रीजन यहाँ पर गलत है। आंसर होगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर था ये 157। क्वेश्चन नंबर 14। इन बोथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन NAD2H is reoxidized to NAD plus। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन सही है ये। NAD2H यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD प्लस में, जो वापस से चला जाता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में बना था NAD2H। तो रीऑक्सीडेशन ऑफ NAD2H इज एसेंशियल फॉर ग्लाइकोलिसिस टू कंटिन्यू अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये NAD2H कहाँ से आया था, ये ग्लाइकोलिसिस से आया था। तो आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पेज नंबर है इसका 157। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन in eukaryotes take place in the mitochondria and requires oxygen। सही है ये। ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल स्टेप में जरूरत पड़ती है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ETS में। तो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। Oxygen acts as the final electron acceptor, allowing complete oxidation of organic molecules to CO2 and water, releasing large amounts of energy। तो ये भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 15 का फर्स्ट। पेज नंबर है इसका 158। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द पायरुवेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज, जो पायरुवेट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2। गलत हो गया, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, ये दो स्टेप्स में होगा। ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर ऑक्सीडेटेड डिकार्बोक्सिलेशन, ये सही है। ग्लूकोज से बनता है पहले पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है ये रिएक्शन। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव होती है, प्लस यहाँ पर NAD प्लस आएगा जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD2H में। तो ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, सही है ये। ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म, तो ये पायरुविक एसिड भी कितना है, 3 कार्बन का है, और लैक्टिक एसिड में भी कितने होते हैं, 3 कार्बन। तो यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं इन्वॉल्व है। स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ग्लाइकोजन
ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, ग्लाइकोजन, और इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म मसल में होगी या लिवर में होगी, स्टोर होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 16th का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर था इसका 158। द एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट कैटालाइजेस द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। तो अभी हम लोगों ने देखा जो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। यहाँ पर जो एंजाइम है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट के नाम पर ही होता है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगी और एक्सेप्ट करेगा NAD प्लस, रिड्यूस को एंजाइम बन जाता है NAD2H, इसको बोलते हैं रिड्यूस को एंजाइम NAD2H। तो इसीलिए नाम दिया गया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। प्लस इसमें कई कोएंजाइम्स और भी हैं, जैसे NAD है, FAD है, TPP है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो aerobic respiration during the process NAD are produced including coenzyme NAD and coenzyme pyruvate dehydrogenase। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर कोफैक्टर का काम करता है, कोएंजाइम A है, NAD है, FAD है। Next question, question number 18. How many NADH molecules are produced from the oxidative decarboxylation of pyruvate derived from one molecule of glucose? तो कितने NADH molecules बनेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में? तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल को एंजाइम में बनेगा, प्रीवियस जो रिएक्शन देखी थी वही है ये। तो लिंक रिएक्शन में कितने NAD2H? तो यहाँ पर NAD2H बनते हैं 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलिसिस में। तो यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NAD2H, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। एरोबिक रेस्पिरेशन, पेज नंबर है ये 158। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द TCA साइकिल। तो क्रैप साइकिल इसी को बोला जाता है TCA साइकिल भी। TCA क्यों? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो जो पहला प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। सही है, एंजाइम यहाँ पर होता है साइट्रेट सिंथेज, तो बनता है सिट्रिक एसिड। सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड कन्वर्जन इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहाँ पर GTP प्रोड्यूस होती है, एंजाइम होता है सक्सेनिक थायोकाइनेज, बनेगा GTP। GTP जो है ये इक्विवेलेंट है 1 ATP के, 1 GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। तो विदाउट ETS इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ATP बन रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये सही है, स्टेप सही दिया हुआ। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD2H एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 आर फॉर्म्ड पर टर्न ऑफ द साइकिल, ये भी सही है। आइसोसिट्रिक अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड और मैलिक एसिड के बाद NAD2H बनता है, और सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तब बनता है FADH2। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यही कंबाइन करता है किसके साथ? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, जो पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड। तो इसका रीजनरेशन जरूरी है, वरना साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे ही यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल इसी को बोला जाएगा टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साइट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसेट्रेट बिफोर डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। तो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप जो क्रेब्स साइकिल में है, सिट्रिक एसिड साइकिल में है, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से जस्ट पहले होता है, बनने से पहले डीकार्बोक्सिलेशन, और इसके बाद भी यहाँ पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इसके पहले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन का नंबर होगा यहाँ पर 6 कार्बन, ये होता है 5 कार्बन का। और इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम है, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये सब 4 कार्बन के। और सिट्रिक एसिड, सिसैकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक, ऑक्सैलो सक्सेनिक, इन सब में 6 कार्बन। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। NAD प्लस इज रिड्यूस टू NAD2H एट 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट पे NAD2H बनता है, सही है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। FAD प्लस इज रिड्यूस टू FADH2 ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे FAD नहीं, यहाँ पर बनता है NAD2H। GTP फॉर्म्ड कैन बी कन्वर्टेड टू ATP इन ए कपल्ड रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जीटीपी जो बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ये सही है। तो 1, 2 एंड 4 ये यहाँ पर सही दिए हुए हैं, करेक्ट पूछा गया है, आंसर हो जाएगा इसका 4th। पेज नंबर है इसका 158। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर A to E आपको आइडेंटिफाई करना है। तो A, B, C, D और E, यहाँ पर सिंपल शुगर ग्लूकोज से शुरुआत की गई है, तो ग्लूकोज 6 से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स दिए हुए हैं, ग्लूकोज से पहले बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर इसकी क्लीवेज हो जाती है। क्लीवेज में यहाँ पर बनते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दो 3 कार्बन के प्रोडक्ट बनते हैं। तो वही यहाँ पर दिया हुआ, तो ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सही है, बी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बी सही दिया हुआ है। और इसके बाद सी एसिटाइल कोएंजाइम ए और ई, तो ये यहाँ पर जो फाइनल लिंक रिएक्शन है ये होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सी क्या है, पायरुविक एसिड। डी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी इसमें एंटर कर सकती हैं, लेकिन ये पहले अमाइनो एसिड्स में चेंज होंगी, और अमाइनो एसिड्स का फिर होता है डी अमाइनेशन। यहाँ पर अमाइनो एसिड्स आफ्टर डी अमाइनेशन इसमें आ सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में या क्रेब्स साइकिल में भी आते हैं। क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन ये आफ्टर डीअमाइनेशन एंटर करते हैं। फैटी एसिड्स भी यहाँ पर एंटर कर सकता है, लेकिन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में एंटर करेगा। और ग्लिसरॉल जो है ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये पाथवे पूरा कैसा हो गया, ये हो गया एम्फीबॉलिक, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक। कैटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है और एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। तो सी ये तो गलत हो गया यहाँ पर। डी अमाइनो एसिड सही दिया हुआ है, ई एसिटाइल कोएंजाइम सही है। तो 1 and 3 बोथ, आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर था इसका 163। द नेट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। फर्मेंटेशन, अगर अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो नेट नंबर ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर 2 एटीपी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, कॉमन स्टेप यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस दोनों में ही इन्वॉल्व होगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक और एब्सेंट है तो एनारोबिक। तो आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसका पेज नंबर था 163। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी विद देयर करेक्ट एग्जांपल। आइसोगेमस, आइसोगेमस जब दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स की तरह जो बिहेव कर रहे हैं, प्लस और माइनस, ये कैसे हैं, ये दोनों मोटाइल, तो ये हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। और अगर दोनों नॉन मोटाइल हों, सेम शेप और साइज के हों, तो हो जाता है स्पायरोगायरा। नॉन मोटाइल और आइसोगेमस, एग्जाम्पल हो जाएगा स्पायरोगायरा। और एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस का क्या है, यूडोराइना। और ऊगेमस, ऊगेमस में फीमेल गैमीट जो होता है लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमीट मोटाइल होगा। तो ये किसमें, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी इज फर्स्ट। 23rd का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 24। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द टीसीए साइकिल रिक्वायर्स। टीसीए साइकिल में continuous availability of oxaloacetic acid, regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively, direct involvement of oxygen within the cycle's enzyme reaction। तो ऑक्सीजन जो होती है ये ईटीएस के लास्ट स्टेप में इन्वॉल्व होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट लास्ट में है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 1 एंड 2 ओनली। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यहीं से शुरुआत होती है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में से कंबाइन करता है और ये कन्वर्ट होता है किसमें, सिट्रिक एसिड में। एंजाइम इन्वॉल्व होता है सिट्रेट सिंथेज। regeneration of NAD plus and FAD plus from NAD and NAD2H FADH2 respectively, तो इनका फॉर्मेशन भी जरूरी है, वरना फिर आगे NADH नहीं बनेगा और FADH2 भी नहीं बनेगा। तो 24 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, द लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स promised in aerobic respiration are not produced during the TCA cycle itself because, तो जो टोटल एटीपी प्रोड्यूस होती है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आता है ईटीएस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। जो क्रैब साइकिल है वहाँ पर सिर्फ अगर डायरेक्ट एटीपी की बात की जाए तो सक्सीनिल कोएंजाइम ए, जब ये कन्वर्ट होता है सक्सीनिक एसिड में, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जीटीपी प्रोड्यूस होगी और जीटीपी इक्विवेलेंट है एक एटीपी के, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। बाकी जो होता है वो ईटीएस के थ्रू। तो टीसीए साइकिल प्रोड्यूसेस ओनली CO2 एंड नो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, गलत है। यहाँ पर रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं NAD2H, और ये जो FADH2 हैं ये क्या है, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ही है। द ATP yield फ्रॉम TCA साइकिल कम्स मेनली फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये भी गलत है। मेनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मेन ATP yield नहीं है। NADH and FADH2 produced in TCA must undergo oxidative phosphorylation in the presence of oxygen to yield most ATP। तो जो reduced coenzymes बने, जो ग्लाइकोलिसिस में जो NAD2H प्रोड्यूस हुआ था, या फिर जो लिंक रिएक्शन में जो NAD2H बना, या फिर जो क्रैब साइकिल में NAD2H और FADH2 बना, इन सब का यूज किस में होता है, ईटीएस में। ये ग्लाइकोलिसिस में बना था, ये लिंक रिएक्शन में, बाकी 3 NAD2H बनते हैं और एक FADH2 बनता है। तो ये 25 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। पेज नंबर है ये 159। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। फ्रॉम 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्टिंग विद 1 एसिटाइल कोएंजाइम द टोटल नंबर ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। तो आइसोसिट्रिक के बाद बनता है, यहाँ पर NAD2H बनेगा, इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड के तुरंत बाद बनता है, यहाँ भी NAD2H,
और इसके बाद मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा, यहाँ पर भी NAD2H बनता है। और FADH2 ये सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पर FADH2 बनता है। तो 3 NAD2H हो गए, एक FADH2 हो गया। आंसर होगा 26 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था इसका 159। मैच द फॉलोइंग ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस विद देयर मेन फंक्शंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है इसका कॉम्प्लेक्स 1। तो ये NAD2H जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ये डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करता है कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। तो ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ये कॉमन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 का, और यूबिक्विनॉल में चेंज होता है UQH2 में, और फिर ये देते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को। तो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ से एंटर करता है FADH2। तो ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 टू यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन कॉमन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर कॉम्प्लेक्स 3 जो होगा ये ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यूबिक्विनोल टू साइटोक्रोम C। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा, 3 और 4 को लिंक करता है। तो यहाँ पर थर्ड का हो गया फोर्थ। कॉम्प्लेक्स 4 ये फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C टू ऑक्सीजन। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 27। नाउ वी मूव टू इस पेज नंबर है इसका 160। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इन प्लेटियल मिंथीज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। सही है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है जो माउथ एंड एनस दोनों की तरह वर्क करती है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। Oxidation of 1 NAD2H yields more ATP than oxidation of 1 FADH2 in the electron transport chain। तो ये सही है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर करती है, और ये जो होगा FADH2 ये कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करता है। इसकी वजह से प्रोटॉन्स जो पंप होते हैं उसमें अंतर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 ये 4 प्रोटॉन पंप करेगा 4H आयन। फिर कॉम्प्लेक्स 3 ये यहाँ पर 4 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 4 ये 2 प्रोटॉन। तो इस वजह से ये डिफरेंस है। NADH donates electrons to complex 1 which pumps more protons compared to complex 2 where FADH2 enters। तो both statement 1 and 2 are true। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। In the electron transport system, the primary purpose of oxidizing NAD2H and FADH2 is to तो डायरेक्टली प्रोड्यूस ग्लूकोज, रिलीज एनर्जी फॉर ATP सिंथेसिस, जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH। तो ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, इनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये स्टेप वाइज मैनर में हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। फाइनली ये ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज होती है उसको यूज़ किया जाता है प्रोटॉन को पंप करने में। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट जो इस्टेब्लिश होगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, उसी का ब्रेकडाउन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ATP प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 30 का सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 160। क्वेश्चन नंबर 31। इन द प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 which event directly drives the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो ये फाइनल जो कॉम्प्लेक्स 5 इसी को बोलते हैं ATP सिंथेस। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये प्रोटॉन के लिए चैनल प्रोवाइड करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगा क्रिस्टी के फॉर्म में,
यहाँ पर ये एच आयन एक्यूमुलेट होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू FOF1 पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स 5 है, और इसी की वजह से ब्रेकडाउन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ATP प्रोडक्शन के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द F0 कंपोनेंट डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, या इसी को बोला जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एच आयन क्या है? केमिकल, और आयन है तो इलेक्ट्रो ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इसी का ब्रेकडाउन तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। FOF1 पार्टिकल्स ये रैकेट शेप में होते हैं, इसका ये वाला पार्ट ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में धंसा होता है, और जो ये वाला पार्ट है ये प्रोट्रूडेड होता है टुवर्ड्स मैट्रिक्स। तो एच आयन यहाँ से यहाँ जब मूव करेगा तब ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द F0 कंपोनेंट डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। 31st is second. पेज नंबर है इसका 161। नाउ क्वेश्चन नंबर 32nd, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये सिग्मॉइड कर्व दिखाया हुआ है, ये ए यहाँ पर स्टेशनरी फेज, ये हो जाएगा लॉग फेज, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होगी इस फेज में, और ये वाला जो है ये लैग फेज, सी जो है ये लैग फेज के लिए। तो ए स्टेशनरी फेज सही है, बी एक्सपोनेंशियल फेज ये भी सही है, बी को लॉग फेज भी बोलते हैं ये भी ठीक है, सी लॉग फेज, ये सी जो है लॉग नहीं लैग फेज होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। 32nd का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Why is the calculation of a net gain of Earth's ATP molecules 38 ATP per glucose in aerobic respiration considered as a theoretical value? तो ये theoretical value का ही है, क्योंकि आइडियल कंडीशंस में ऐसा नहीं होगा कि ग्लाइकोलिसिस हो डायरेक्ट, और ग्लाइकोलिसिस से फिर ये जो प्रोडक्ट्स बने सीधे वो लिंक रिएक्शन में जाएं, लिंक रिएक्शन से फिर ये सीधे क्रैप्स साइकिल में आए, और क्रैप्स साइकिल से ये सिर्फ ETS में ही एंटर करें जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स है, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इस वजह से ये थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए इस तरह से एज्यूम किया गया है। तो बिकॉज ATP सिंथेसिस इन लिविंग सिस्टम ऑलवेज एक्सीड्स, गलत, बिकॉज मल्टीपल पाथवे ऑपरेट साइमल्टेनियसली। जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कई सारे साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किसी और पाथवे में यूज़ हो रहे होंगे, या किसी और पाथवे का प्रोडक्ट इसमें आकर के एंटर करेगा। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ इसको ऐसा एज्यूम किया गया है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू, बिकॉज ओनली NADH इज यूज टू प्रोड्यूस ATP इन सेल्स, गलत, बिकॉज ग्लूकोज इज नेवर कंप्लीटली, गलत। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। पेज नंबर है ये 161। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेस्पिरेटरी पाथवे। Glucose is the preferred substrate for respiration and other carbohydrates are converted to glucose before entering the pathway. Fatty acids are degraded to acetyl coenzyme A before entering the respiratory, ठीक है। Amino acids, various points such as pyruvate, acetyl coenzyme A, Krebs cycle intermediates only after deamination। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, पहले अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड से फिर ये अमोनिया रिमूव होगी जिसको डीअमाइनेशन बोलेंगे, ये फिर एंटर कर सकता है पायरुविक एसिड के फॉर्म में, जैसे एलानीन जो होगा वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के फॉर्म में आ सकता है, एस्पार्टिक एसिड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के फॉर्म में एंटर कर सकता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द रेस्पिरेटरी पाथवे शुड ओनली बी कंसिडर्ड ए कैटाबॉलिक पाथवे, गलत। तो ये कैटाबॉलिक नहीं, ये कैसा है? एम्फीबॉलिक पाथवे। और अभी हम लोगों ने देखा था क्यों है ये एम्फीबॉलिक, क्योंकि ये एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है और कैटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है।
तो 34 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, पूछा गया है करेक्ट 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, यहाँ पर ये फोर्थ ओवरलैप्ड है, ये 34 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। पेज नंबर है ये 162। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। इन द रेस्पिरेटरी पाथवे फैटी एसिड्स एंटर द प्रोसेस मेनली एज। फैटी एसिड्स किस प्रोसेस में किस तरह से एंटर करते हैं, तो ये ग्लाइकोलिसिस जो हो रही है उसमें फैटी एसिड्स लिपिड्स जो ब्रेक होंगे, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स ये आते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद एंटर कर सकता है, और ग्लिसरॉल जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट होकर के एंटर कर सकते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए 35 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है ये 162। 36 if carbohydrates are completely oxidized during aerobic respiration the respiratory quotient, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू कितनी होती है 1। RQ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर होगा 1। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। Catherine Isau published Plant Anatomy in 1954, which revived interest in the discipline of plant biology। सही है, इनकी दूसरी बुक थी 1960 में, Anatomy of Seed Plants। और इसको बोलते हैं वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये एनसाइक्लोपीडियक है, मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो स्टोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। शी रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 89, ये भी सही है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, 37 इज फर्स्ट। नेक्स्ट पेज नंबर है ये 56, साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स अलाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स मेनली बाय डिफ्यूजन। तो ये ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं ये गार्ड सेल्स से गार्डेड स्ट्रक्चर हैं, और लेंटिसल्स ये ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, ट्रांसपिरेशन में भी और गैसियस एक्सचेंज में, दोनों में रोल है इनका। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल्स। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पर कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। fermentation occurs under anaerobic condition in some prokaryotes, unicellular eukaryotes and germinating seeds, तो ये सही है। Pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme in mitochondria during aerobic respiration, ये भी ठीक है। लिंक रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये। तो 1 3 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट है, 1 3 एंड 4 ओनली। करेक्ट आंसर होगा 38 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था ये 155 टू 159। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज। पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, लीफ फॉर्मेशन और फ्रूट डेवलपमेंट। तो पहला स्टेप यहाँ पर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन से ही प्लांट की ग्रोथ शुरू होगी। पेज नंबर ये 166 पर दिया हुआ है। When seeds do not find favorable conditions for growth, they die immediately, grow into seedlings, enter a period of suspended growth, start flowering। तो जब यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो ये फेवरेबल कंडीशंस का वेट करेगा और एंटर ए पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ, रेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। पेज नंबर है ये 166, एनसीईआरटी 1।
मैच द टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ब्रांचेस। अल्टरनेट, अल्टरनेट में क्या है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट का क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। वर्ल्ड का क्या है, एल्स्टोनिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज सेकेंड, 41st. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42nd, पेज नंबर था ये 61। मेल फ्रॉग्स हैव कपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ देयर फोर लिम्स। सही है, ये फर्स्ट डिजिट पर होता है, फोर लिम्स में 4 ही डिजिट्स हैं, पहली डिजिट पर है। कपुलेटरी पैड्स हेल्प मेल फ्रॉग्स इन होल्डिंग द फीमेल फर्मली ड्यूरिंग मेटिंग। कपुलेटरी पैड्स का काम क्या है, तो ये होल्ड करते हैं अपोजिट पार्टनर को, तो ये सही है, कपुलेटरी पैड्स हैं। कपुलेटरी पैड्स का रीजन भी दिया हुआ है कि क्या काम कर रहे हैं, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43rd, in the given diagram identify the type of growth phase in A and B and C and choose correct option accordingly। तो ये अरिथमेटिक फेज हो गया, ये यहाँ पर ज्योमेट्रिक फेज, और सी ये जाइगोट में जो यहाँ पर क्लीवेज शुरू होती है। तो ए अरिथमेटिक फेज, बी ज्योमेट्रिक एंड सी जाइगोट डिवाइडेड। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। ज्योमेट्रिक फेज में जब ग्रोथ होगी तो 1 2 4 8 16 इस तरह से होगी। यहाँ पर सिर्फ एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहती है, 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा, +1 होगा। तो करेक्ट आंसर 43rd का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज द सम ऑफ। तो इसमें ग्रोथ भी होगा और डिफरेंशिएशन भी। डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन। तो 44 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर है ये 166। ग्रोथ इन प्लांट्स इज यूजुअली अकम्पनीड बाई ओनली कैटाबॉलिक प्रोसेस, ओनली एनाबॉलिक प्रोसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो ग्रोथ में एनाबॉलिज्म भी हो रही होगी, कैटाबॉलिज्म भी हो रही होगी, बट एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म। This will result in growth। तो 45 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Surbhi ma'am। तो हेलो बच्चों, अभी तक शैलेंद्र सर ने आपके साथ 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आगे के क्वेश्चंस है 46 टू 90। बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 46 देखें, द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड इन वाटर इज नॉट ग्रोथ बिकॉज। तो बेटा जब पानी, जैसे मान लो ये वुड है और वुड के अंदर जब पानी जाता है, जैसे मैंने एक लकड़ी का लॉग लिया, ट्री लॉग लिया और उसको पानी में डाल दिया, तो जब पानी में डालते हैं तो ये वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्बिबिशन। ठीक है, और ये जो इम्बिबिशन प्रोसेस है ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। जब आप धूप में लकड़ी को सुखाएंगे तो वापस से लकड़ी क्या हो जाएगी, अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाएगी। तो इट इज अ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंज, इस वजह से बेटा इसको ग्रोथ कंसिडर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन था आपके पेज नंबर 167 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांट ग्रोथ इज कंसिडर्ड इनडिटर्मिनेट बिकॉज। बेटा प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और लगातार डिवाइड करके नए नए सेल का फॉर्मेशन करते रहते हैं, और वो नए सेल इलोंगेट होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं और नए मैच्योर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरिस्टेम रिटेन द कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ। उनकी पूरी लाइफ में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और नए नए सेल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 167 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेरिस्टेमेटिक सेल सीज टू डिवाइड व्हाट वुड हैपन टू द प्लांट। सेम वही चीज,
क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहे हैं और नए नए सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस वजह से प्लांट की ग्रोथ कैसी हो जाती है, इनडिटर्मिनेट। प्लांट पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करता है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल आपके सीज हो गए तो बेटा प्लांट की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाएगी। तो प्लांट ग्रोथ वुड स्टॉप बिकॉज नो न्यू सेल्स आर एडेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। और ये है क्वेश्चन आपके पेज नंबर 167 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट रेफर्स टू। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है बेटा कि हर बार नए नए सेल्स क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। ग्रोथ बाय कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेम। ओपन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है ताकि हर बार नए मेरिस्टेमेटिक सेल क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और वो नए मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ाते जा रहे हैं। इसको बोला जाता है ओपन ग्रोथ। पेज नंबर 167। प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट इज ब्रॉट अबाउट बाय। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है प्लांट में वो कैसे होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट इज ब्रॉट अबाउट, प्राइमरी ग्रोथ मतलब आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम बेटा आपके कौन कौन से होते हैं, राम और श्याम। राम का मतलब क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, श्याम का मतलब क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट की इलोंगेशन में कौन, मतलब रूट में कौन मदद करता है बेटा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट की लेंथ बढ़ाने में कौन मदद करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये ग्रोथ, ये आपकी लेंथ नहीं बढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, गर्थ को इंक्रीज करते हैं। पेज नंबर 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ अ डाइकॉट प्लांट इज ड्यू टू। देखो डाइकॉट प्लांट दिया है, डाइकॉट प्लांट क्यों दिया है, क्योंकि डाइकॉट प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है और डाइकॉट प्लांट में ही बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो वह बोल रहा है कि जो गर्थ इंक्रीज होती है, विड्थ इंक्रीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है बेटा वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये सारे मेरिस्टम कैसे हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। और ये आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम स्पेशल टाइप का मेरिस्टम होता है जो कि ग्रासेस के परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है और रीजनरेशन में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका बना था पेज नंबर 168 से। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। जो ग्रोथ होती है सेलुलर लेवल पे वो किसकी वजह से होती है, प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज होने की वजह से। ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म चलेगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, इंक्रीज होगा। प्रोटोप्लाज्म इज इजी टू मेजर डायरेक्टली सो इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई ग्रोथ। गलत है, आप प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इन मेज रूट एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एंड इंक्रीज इन नंबर, सेल नंबर। बिल्कुल सही बात है, मेज रूट में अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो बेटा क्या देखा जाता है, सेल का नंबर कितना इंक्रीज हुआ, और लगभग 17,500 नए सेल बनते हैं पर आवर। 17,500 सेल पर आवर, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन वाटरमेलन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन एज इंक्रीज इन सेल साइज, बिल्कुल सही है, और लगभग 3,50,000 तक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। पेज नंबर 168। क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद हाउ इट्स ग्रोथ इज मेजर्ड। मेज रूट एपिकल मेरिस्टम इंक्रीज इन सेल साइज, तो अभी हमने पढ़ा था इसमें क्या देखा जाता है, सेल का नंबर, कितने नए सेल ऐड होते हैं पर आर, 17,500 नए सेल पर आर। वाटरमेलन में इंक्रीज इन सेल नंबर, तो सेल नंबर नहीं देखा जाता है बेटा, क्या देखा है, सेल का साइज, और लगभग कितना बढ़ जाता है, 3,50,000 तक सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ट्यूब में देखा जाता है इंक्रीज इन लेंथ, जैसे पहले पॉलिन ट्यूब इतनी थी, बाद में पॉलिन ट्यूब का लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करें तो वॉल्यूम नहीं देखते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। छोटी पत्ती होगी कम फोटोसिंथेसिस करेगी, कम प्रोटोप्लाज्म होगा। बड़ी पत्ती होगी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी, ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा। पेज नंबर 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी डी। ये आपके एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ये पीजीआर के सेकंड पेज का डायग्राम है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एपिकोटाइल हुक को, और एपिकोटाइल किसका फॉर्मेशन करता है, शूट सिस्टम का।
बी बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉटिलिडन को। सी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, हाइपोकोटाइल को, और हाइपोकोटाइल किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का। और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सीड कोट को। तो ए क्या है, ए आपका क्या है, ए आपका एपिकोटाइल हुक है, बी आपका कॉटिलिडन है, सी आपका हाइपोकोटाइल है और डी आपका सीड कोट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड, पेज नंबर 167। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द ग्रोथ फेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो बेटा, ग्रोथ जब होती है तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक, फिर उसके बाद इलोंगेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक के टाइम पे नए सेल क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। इलोंगेशन के टाइम पे वो नए सेल इलोंगेट होते हैं और क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। और मैचुरेशन के टाइम पे बेटा वही डिफरेंशिएट होके अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक फेज सेल्स विद लार्ज वैक्यूल एंड सेकेंडरी थिकेंड सेल वॉल। तो बेटा लार्ज वैक्यूल भी नहीं होता है और सेकेंडरी थिकेंड सेल वॉल भी नहीं होती है, यहाँ पे प्राइमरी नेचर की सेल वॉल पाई जाती है। इलोंगेशन फेज सेल विद इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। तो ये बिल्कुल सही है। मैचुरेशन फेज में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल नहीं होते हैं, ये फीचर किसका है, मेरिस्टेमेटिक जोन का या मेरिस्टेमेटिक फेज का। मेरिस्टेमेटिक फेज सेल्स विद मैक्सिमल साइज, मैक्सिमम साइज नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक फेज में, सेल का साइज बहुत छोटा होता है, वो केवल लगातार बनते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, पेज नंबर 168 169। नेक्स्ट इन एरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन। एरिथमेटिक ग्रोथ में बेटा क्या होता है, एक सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, पेरेंट सेल है, ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं। अब इनमें से एक डॉटर सेल क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो जाएगी और दूसरी डॉटर सेल नए क्या सेल का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो हर बार दो सेल बनेंगे और जिसमें से एक सेल आपका क्या हो जाएगा, मैच्योर होने की तरफ जाएगा और दूसरा सेल डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे बेटा अरिथमेटिक जोन की अगर बात करी जाए, अरिथमेटिक फेज की, तो LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो बोथ डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इनडेफिनेटली, ये गलत है। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, पेज नंबर 170। ये देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। LT क्या दिखा रहा है, LT का मतलब होता है आपकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है आफ्टर टाइम t, लेंथ 0 टाइम पे कितनी थी, और R क्या दिखा रहा है, ग्रोथ की रेट पर यूनिट टाइम। Which of the following statement correctly describe geometrical growth in most plant या exponential growth। तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती हैं, जिनमें से दोनों डॉटर सेल आगे जाके क्या करते हैं, नए नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो लगातार क्या हो रहे हैं, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। देखो पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, लगातार सेल क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जैसे WT इक्वल्स टू W0 e की पावर RT। ठीक है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो ओनली वन डॉटर सेल, ये तो गलत हो गया। ग्रोथ अकर्स एट कांस्टेंट रेट, ये भी गलत हो गया। बोथ डॉटर सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, और ये आपके पेज नंबर 170 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, प्लांट ग्रोथ के लिए वाटर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वाटर ही बेटा वो आपको सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो पाए। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज दैट सपोर्ट ग्रोथ एक्टिविटीज। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कराने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पेज नंबर 171। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी और वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। Next है de-differentiation is the process in which living differentiated cell regain that capacity to divide. Secondary xylem and vessels are cork cells in woody dicots are direct examples of de-differentiation. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम,
और रूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब आपके जो मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो बेटा डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। फिर बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके अंदर वापस से डिवाइड की कैपेबिलिटी आती है, इसको बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। और जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो बेटा फॉर्मेशन होता है किसका? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा जब ये प्रॉपरली अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का जब फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन में फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है? गलत है। जो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा वो किसके एग्जाम्पल हैं? रीडिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 59 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये था क्वेश्चन आपका पेज नंबर 171 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएशन इन अ वुडी डाइकॉट प्लांट। ध्यान से देखो, रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या है वुडी डाइकॉट प्लांट में? डाइकॉट, डाइकॉट वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि डाइकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन वर्ड किसके लिए है? आपके किसके लिए है? डाइकॉट के लिए है, ना कि मोनोकॉट के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल, ये क्या है? गलत है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपके डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम कॉर्टिकल पैरेन्काइमा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक, ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम वेसल्स फ्रॉम कैम्बियम सेल, ये सही है। ये एग्जांपल किसका है? रीडिफरेंशिएशन का। कन्वर्जन ऑफ पैरेन्काइमा सेल इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल इन द टिश्यू कल्चर, ये भी क्या है बेटा? डी डिफरेंशिएशन है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का थर्ड, पेज नंबर 172। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे आपको पीजीआर दिए हैं और उनके फंक्शन दिए हैं। तो बेटा ऑक्सिन की अगर बात करें तो ऑक्सिन आपके इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। उसके बाद बेटा ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं जैसे काइनेटिन, जियाटिन, ये सब क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव है, प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। जिब्रेलिन बेटा टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, प्रमोट करते हैं सेल के इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन को। और एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होते हैं, डोरमेंसी और एब्सेशन को इंड्यूस करते हैं, डोरमेंट पीरियड को बढ़ाते हैं सीड में। इथाइलिन का काम क्या है? गैसियस हार्मोन है, पीजीआर है, लार्जली क्या है? इनिबिटर, लेकिन दोनों की तरह काम करता है, इनिबिटर भी है, प्रमोटर भी है, लेकिन लार्जली क्या है? इनिबिटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ई का फिफ्थ। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन था आपका पेज नंबर 174 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन का। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर कंसिडर्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। सही है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये सेल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 174 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो बेटा, मैच द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विद दियर डिस्कवरी ऑब्जर्वेशन। जिब्रेलिन हिंदी में दिया है। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो जिब्रेलिन का काम क्या होता है? चावल के मूर्ख अंकुर रोग से पहचाना गया। किसने पहचाना था? ई कोरोसावा ने। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो कि क्या था? फंगल पैथोजन था। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड। बी है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का मतलब क्या है? एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड की अगर बात करी जाए तो एब्सिसिक एसिड को 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने पता किया था और उसके 3 डिफरेंट नाम दिए थे। कौन कौन से नाम थे बेटा? उसका इनहिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड और डॉर्मेन। और बाद में बेटा इसके बारे में पता चला था। ये सारी चीजें कब हुई थी? 1960 में। इथाइलिन गैसियस पीजीआर है और बेटा इसको किसने देखा था? इसको देखा था एच कजिन ने 1910 में। और बेटा देखा क्या गया था? जब संतरों के साथ में केले रख दिए गए थे
थे तो संतरों से जो गैस रिलीज हो रही थी उसकी वजह से केले भी क्या हो गए थे, राइप हो गए थे। तो ए का क्या हो जाएगा सेकेंड, बी का क्या हो जाएगा थर्ड और सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। 63 का करेक्ट आंसर फोर्थ, ये आपके पेज नंबर 175 से था। The Becain disease of rice caused by Gibberella fusariae led to the discovery of which plant growth regulator? तो कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पता चला था? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन फंगल पैथोजन का नाम रखा गया था। फंगल पैथोजन का नाम क्या था? फंगल पैथोजन का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई करता क्या था? राइस के प्लांट में इंटरनोडल इलोंगेशन कर देता था। और इंटरनोडल इलोंगेशन करने की वजह से क्या होता था कि जो राइस के प्लांट है वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते थे, और लंबे हो जाते थे तो पानी में गिर के खराब हो जाते थे। नेक्स्ट, और ये आपका बनाया गया है पेज नंबर 175 से। नेक्स्ट है एचएच कजन। एचएच कजन का मैंने तुम्हें बताया, एचएच कजन ने बेटा एक वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या है? जो हवा में मिल जाए, मतलब गैसियस सब्सटेंस डिस्क्राइब किया था जिसका नाम क्या है? इथाइलिन। और बेटा इन्होंने क्या देखा था? जब संतरों के साथ में केले रख दिए गए थे तो संतरों से जो गैस रिलीज हो रही थी उसकी वजह से केले भी बेटा पक गए थे। ठीक, तो 65 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा और ये आपका है पेज नंबर 175 से। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड व्हेन 3 डिफरेंट इनहिबिटर्स। 3 डिफरेंट इनहिबिटर, जैसे कि आपका इनहिबिटर बी एब्सिसिन सेकेंड और इन आपका डॉर्मेन वर लेटर फाउंड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसका 3 डिफरेंट नाम दिए थे, इनहिबिटर बी, डॉर्मेन, एब्सिसिन। लेकिन जब बाद में इनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखा गया तो तीनों क्या थे? एक ही थे। और बाद में इसका नाम क्या रखा गया? एब्सिसिक एसिड। रीजन क्या बोल रहा है? एबीए इज अ ग्रोथ इनहिबिटर बट नॉट प्लेज अ मेजर रोल। नॉट नहीं होगा, बट प्लेज अ मेजर रोल इन डोरमेंसी एंड एब्सिसन। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। और ये आपका पेज नंबर 175 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। टी प्लांटेशन मतलब वो जो चाय पत्ती वगैरह बनाई जाती है, और हेज मेकिंग मतलब एक जैसे प्लांट, उनमें क्या किया जाता है? बुशेस फॉर्म होते हैं, मतलब एक जैसी लाइन जैसी फॉर्म होती है। द शूट टिप्स आर रिमूव्ड। व्हाई दिस प्रैक्टिस प्रमोट बुशी ग्रोथ? बुशी ग्रोथ का मतलब होता है लेटरल ग्रोथ, ठीक है। बिकॉज रिमूवल ऑफ द apical bud decreases oxygen supply at the tip, thus releasing lateral buds from the apical dominance। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। टिप से हटा देते हैं तो टिप में बेटा आपकी जो ग्रोथ होती है वो आपकी लेंथ वाइज ना होके क्या होने लगती है? लेटरल साइड से ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। पेज नंबर 175 से। ऑक्सिन आर वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर प्लांट प्रोपगेशन टू प्रमोट फ्लावरिंग एंड रूटिंग इन स्टेम कटिंग। पेज नंबर 176। Which of the following statement correctly describe the roles and application of auxin? auxin की एप्लीकेशन के बारे में बताता है। तो बेटा ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, कंट्रोल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है? टोमेटो, बनाना। ठीक, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन, सही है। 2,4-D बेटा एक हर्बिसाइड है जो कि डाइकॉट वीड को किल करता है और मोनोकॉट को प्लांट्स को क्या करता है? बचाता है। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ऑक्सिन इनहिबिट रूट इनिशिएशन एंड प्रिवेंट फ्लावरिंग, ये गलत है। ऑक्सिन प्रमोट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। 69 का करेक्ट आंसर फर्स्ट, पेज नंबर 176। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और जिब्रेलिन ऑन फ्रूट। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है जिब्रेलिन का फ्रूट पे? दे कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव शेप। एप्पल का शेप मेंटेन करने में क्या करता है? मदद करता है। पेज नंबर 176। जिब्रेलिन इन एग्रीकल्चर स्प्रेइंग शुगर केन विद जिब्रेलिन इंक्रीज ईल्ड प्राइमरली बिकॉज इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द। अब आप कहोगे पहला आंसर क्यों है? उसने क्या बोला? प्राइमरली बोला। प्राइमरली का मतलब क्या है? कि जिब्रेलिन इफेक्ट किस पे डालता है? तो जिब्रेलिन डायरेक्ट आपके शुगर के कंटेंट को नहीं बढ़ाता, वो क्या करता है? लेंथ को इंक्रीज कर देता है बाय इंटरनोडल इलोंगेशन। और लेंथ इंक्रीज होगी तो बाद में उसका सेकेंडरी इफेक्ट क्या दिखाई देगा आपको? कि आपके शुगर का कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। पेज नंबर 176। Which of the following effects of gibberellin is correct? Hastens the melting process in brewing industry, सही है। Inhibits bolting, नहीं, promote bolting in beet and cabbage और roseate habitat वाले plants में भी। Prevent early seed production in juvenile conifers, prevent नहीं करता है, hasten करता है, ठीक। Reduce internode elongation, गलत है, reduce नहीं करता है, promote करता है। तो correct answer क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पेज नंबर 176।
नेक्स्ट है स्प्रेइंग शुगर केन विद जिब्रेलिन इंक्रीजेस द स्टेम लेंथ, देयरबाय इंक्रीजेस यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। सही है। जिब्रेलिन प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोडल इलोंगेशन इन रोजेट हैबिटेट। रोजेट हैबिटेट का मतलब होता है जैसे पत्ता गोभी हो गया, ये सब क्या है, रोजेट। रोजेट का मतलब पत्ता खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, तुम्हें रोज जैसा पैटर्न समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, पेज नंबर 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज साइटोकाइनिन। तो बेटा साइटोकाइनिन को जब आइडेंटिफाई किया गया था तो काइनेटिन के फॉर्म में किया गया था, और काइनेटिन के फॉर्म में किया गया था, और काइनेटिन प्लांट में नेचुरली अकरिंग नहीं होता है। प्लांट में जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है वो क्या है, जियाटिन। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, पेज नंबर 176। Which of the following is a natural source of cytokinin in plant, corn kernel and coconut milk, जिससे बेटा क्या निकाला जाता है, जियाटिन। और स्पर्म हेरिंग डीएनए से क्या निकलता है, काइनेटिन। क्वेश्चन ये पेज था आपका 176। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन आर इन्वॉल्वड इन, तो साइटोकाइनिन के फंक्शन किसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रमोटिंग लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पेज नंबर 177। Next, if a biologist observe that a new cell is forming within a tissue, which principle of modern cell theory does this observation illustrate? तो नए सेल बनते हैं किससे, पुराने सेल से। ये थ्योरी बताई थी रुडोल्फ वर्क्यू ने इन द ईयर 1855। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, पेज नंबर 88। नेक्स्ट, which of the following ethylene roles in fruit ripening is correct? Ethylene delays ripening and reduces respiration। गलत है। इथाइलिन बेटा राइपनिंग को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, और रेट ऑफ रिस्पायरेशन जब राइपनिंग के टाइम पे बहुत बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है रिस्पायरेशन क्लाइमेटिक इफेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 78 का सेकंड, पेज नंबर 177। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग डायाकाइनेसिस ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1। तो डायाकाइनेसिस में बेटा क्या होता है, जो कियास्मेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है उसका टर्मिनलाइजेशन किस में होता है, डायाकाइनेसिस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सेकंड, पेज नंबर 126। नेक्स्ट है इथेफोन इज प्राइमरली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू। तो इथेफोन क्या है बेटा, एक्वस आपका इथाइलिन है, और जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये धीमे धीमे इथाइलिन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। बेटा इसको मार्केट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। रिलीज इथाइलिन स्लोली इन हैसन फ्रूट राइपनिंग। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, पेज नंबर 177। नेक्स्ट है इथाइलिन हेल्प्स डीप वाटर राइस प्लांट बाय। तो इथाइलिन क्या करता है, डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है, पिटियोल का इलोंगेशन कराता है, ताकि जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ रहें। पत्तियां ऊपर की तरफ रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी और प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का सेकंड, पेज नंबर है 177। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड क्या है, अच्छा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। जब प्लांट की स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब क्या रिलीज होता है, एब्सिसिक एसिड। या सीड की स्ट्रेस की कंडीशन होगी तब भी क्या रिलीज होगा, एब्सिसिक एसिड। पेज नंबर 177। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ एबीए ऑन सीड। तो एबीए बेटा क्या करता है, एबीए आपके इंड्यूस करता है सीड की डोरमेंसी को। मान लो अगर जहां पे सीड रखा हुआ है वहां की कंडीशन सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, उसको डोरमेंट पीरियड में रखेगा। और जब आपके सीड की कंडीशन सही हो जाएगी तब वो क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट होने देगा। पेज नंबर 177। नेक्स्ट, इन मोस्ट कंडीशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू। तो एबीए किसके एंटागोनिस्टिक होता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सीड की डोरमेंसी को हटाता है और एबीए सीड की डोरमेंसी को मेंटेन रखता है। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, पेज नंबर 168। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटा किससे कंट्रोल की जाती है, उसके जीनोमिक फैक्टर भी होते हैं, मतलब उसका डीएनए, उसका आरएनए कैसे काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि पानी, हवा, टेम्परेचर, ये सब सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कि हार्मोन वगैरह। तो जीनोमिक कंट्रोल, पीजीआर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स लाइक लाइट एंड टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, पेज नंबर 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास,
फॉर विच अचीवमेंट दैट कैल्विन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1961। तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज 1961 में किस चीज के लिए मिला था बेटा? फॉर द मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। और ये मैपिंग करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था C14 का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। और बेटा ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया था क्लोरेला में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था आपके साइंटिस्ट वाले पेज से, पेज नंबर 132। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन सच एज पैरामीशियम सो एक्टिव मूवमेंट ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड सिलियरी एक्शन। सही है। द सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेशन टू पुश फूड लेड एंड वाटर इनटू द गलेट। गलेट क्या है? वाटर कंटेनिंग कैविटी, जहां से पानी होके गुजरता है, और जब पानी वहां से होके गुजरता है तो वो खाने को क्या कर लेता है? टैप कर लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पेज नंबर 16। A stem grows from 10 centimeter to 25 centimeter in 10 days। तो कितने गुना बढ़ी बेटा? 25, 10 माइनस करोगे कितने बढ़ी? 15। 10 दिन में कितने सेंटीमीटर बढ़ी? 15 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है एक दिन में कितनी बढ़ेगी, तो एक दिन में कितनी बढ़ेगी? 15/10। तो कितना आएगा? 1.5 सेंटीमीटर पर डे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। उसने क्या बोला? 10 दिन में आपकी 10 दिन में उसकी ग्रोथ कितनी हुई? 10 से 25 सेंटीमीटर। तो मतलब कितना ग्रोथ किया उसने? 15 सेंटीमीटर का। कितनी ग्रोथ हुई? 15 सेंटीमीटर इन 10 डेज। तो अगर 10 दिन में 15 सेंटीमीटर हुई है तो एक दिन में कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर पर डे। सिंपल यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन है 171 से, एब्सोल्यूट ग्रोथ पूछी थी। नेक्स्ट है एन ऑर्गन इंक्रीजेज इट वेट्स फ्रॉम 2 ग्राम टू 8 ग्राम, फाइंड द रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? WT माइनस W0 अपॉन W0 इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से। नया वेट क्या है बेटा? उसने क्या बोला है? 8 ग्राम। पुराना क्या था? 2 ग्राम अपॉन पुराना 2 ग्राम इंटू 100। 6/2 इंटू 100, तो ये 3 आ गया। तो आपका रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई? 300%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 89 का सेकंड, पेज नंबर 171। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा डिफरेंट क्लासेस में जाते हैं। गलत है, सेम क्लास है। कौन सी? मैमेलिया। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर कार्निवोरा। गलत है, ऑर्डर क्या है इनका? प्राइमेटा। टाइगर, कैट एंड डॉग आर प्लेस्ड इन प्राइमेटा। गलत है, ऑर्डर क्या है इनका? कार्निवोरा। और ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा आर इंक्लूडेड इन क्लास मैमेलिया, ये बिल्कुल सही है। तो 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आगे के पेपर आपके और भी अच्छे जाएंगे। जो गलतियां आपने की हो उस गलतियों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे के पेपर में आप वो गलतियां ना करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में।